आप सुन रहे हैं वरिष्ठ कथाकार वंदना शुक्ल जी की लिखी हुई एक चित्रात्मक लंबी कहानी काफिला साथ और सफ़र तन्हा। पहले और दूसरे भाग में आपने 70 दशक और 80 दशक की झलक देखी। अब तीसरे एवं अंतिम भाग में देखिए 90 के दशक की झलक। वक्त का एक छोटा सा वक्फा। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी और युग अपने कि तभी वक्त ने चुपचाप करवट बदली। जब्बार साहब को ये इल्म ही नहीं हुआ कि कब उनके करीबी रिश्तेदारों ने मोहल्ले के बुजुर्ग जनों के साथ उनका और उनकी बीवी हसीना बेगम का भी हज यात्रा का फैसला कर लिया। अरे भाई, हमसे पूछे बगैर कैसे आप लोगों ने प्रोग्राम बना लिया हमारे जाने का? उन्होंने अपने बेटों से कहा तो बेटों ने इसे एक पवित्र और बुढ़ापे में ज़रूरी कर्म बताया। उनकी बीवी हसीना बेगम बेटों की इस मेहरबानी पर फिदा थीं, खुद को धन्य समझ रही थीं, जबकि जब्बार साहब ये सब नहीं मानते थे। वे ठहरे पक्के कम्युनिस्ट। इच्छाएं देह के अधीन होती हैं। जवान देह में इच्छाओं की नदी खूब हरहराई रहती है, जैसे कभी मौसम की चोट झेलेगी ही नहीं। लेकिन देह के साथ साथ सपने व इच्छाएं भी झरने लगती हैं। विचारधाराएं तो दूर की चीज़ हैं, करीब करीब फालतू सी वैचारिक अय्याशी या दिमागी फितूर। रिटायरमेंट के बाद हुए कई नए नवेले अनुभवों में उन्हें पहली बार ये एहसास भी हुआ कि वो खुद को कॉफ़ी हाउस आने जाने वाले मित्रों के साथ भले ही अब भी जिंदा दिल और जवान समझने का मुगालता पाले हों, लेकिन सच यही है कि अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीने की मियाद ख़त्म हो चुकी है। इसे चाहे अनचाहे स्वीकार करना ही था। महत्वाकांक्षाएं, असहमतियां तो जवानी के शगल हैं। बुढ़ापा तो सिर्फ एक स्वीकार्य है। बतौर अंतिम शस्त्र उन्होंने हज न जाने के भांति भांति के बहाने भी किए। मन नहीं है ये कह नहीं सकते थे, क्योंकि ये बहाना उनकी आस्था पर सवालिया निशान लगाता था। सबसे मुफीज बहाना बीमारी का ही था। शरीर के अंदर क्या हो रहा है, कहाँ दर्द, कहाँ तकलीफ़, किसे मालूम। लेकिन खुदा पर भरोसा रखिए, सब इंशाअल्लाह ठीक ही होगा कि एकमत दलील ने उनकी मर्ज़ी पर इनकार की मोहर लगा दी और उन्हें न चाहते हुए भी उन बेहद परंपरावादी धार्मिक कट्टरवादियों के साथ मक्का जाना पड़ा। मक्का में नमाज के बाद संग ए अस्वद को चूमते और शैतानी खंबे पर पत्थर उछालते हुए उन्होंने यही मन्नत मांगी कि ए खुदा, यदि वाकई तू है कहीं तो इंसानों में इंसानियत और ईमान को हमेशा जिंदा रखना। यात्रा के दौरान ज़्यादातर बुज़ुर्ग मर्द औरतें खामोशी से पाक किताब पढ़ते रहे या फिर घरेलू मसलों और ज़माने की बातों में मशगूल रहे। लेकिन जब्बार साहब के जहन में कॉफ़ी हाउस कौंधता रहा। सोच रहे थे, वल्लाह अब ज़रा फ्री हुए फितूरों से, खुदा खैर करे। लग रहा है अरसा गुजर गया दोस्तों हमदर्दों से मुलाकात किए। अब जाते ही ज़रा आराम करके कॉफ़ी हाउस जाएंगे। मक्का में जितने दिन रहे बेकरार से रहे जब्बार साहब। जैसे ही शाम के 4 बजते उनकी देह घड़ी टनटनाने लगती, वो बेचैन हो उठते। हसीना बेगम ने कई बार अपने शौहर जब्बार साहब से उदास रहने की वजह पूछी, लेकिन वो बताते तो क्या बताते। भले ही हसीना बेगम कॉफ़ी हाउस को अपनी सौत कहती हूँ, लेकिन सच ये है कि वही जब्बार साहब से बेटों की नाराज़गी व शौहर की ज़िद के बीच का एक भरोसेमंद पुल भी थी। जब जब्बार साहब हज से लौटे और उन्होंने हिंदुस्तान यानी मादरे हिंद की सरजमी पर कदम रखा, सुकून की एक गहरी सांस खींची। लेकिन सुकून तो उनके दिल में था, हिंदुस्तान तो धड़क रहा था। हिंदुस्तान में हड़बड़ी और गुस्सा था। हिंदू मुसलमानों के बीच फिर शमशीरें तनी हुई थीं। पता नहीं बाबरी मस्जिद गिरा दी गई है। सब जगह अफरा तफरी, फिर वही अफवाहों, शक की बिना पर धरपकड़ का दौर। उधर उन सबके पवित्र हज यात्रा से लौटने पर जिस तरह से उनके हमदर्दों द्वारा उन बुज़ुर्गों का इस्तकबाल किया गया, जब्बार साहब को लगा कि ये दुनिया से जाने के पहले की विदाई का जश्न है। अब इसके बाद शुरू होगा एक इंतज़ार, उस जन्नत के बुलावे का जिसकी तमाम तैयारी अपने कर्तव्यों के साथ उनके सुपुत्रों ने कर दी है। घर आने के बाद सोचा था दूसरे ही दिन कॉफ़ी हाउस जाएंगे, लेकिन एक तो लंबी यात्रा की थकान और दूसरे मेहमानों का तांता, सो निकलना ही ना हो सका। शहर के हालात ठीक नहीं,
कहकर बेटों ने उन पर निहायत शराफत से बंदिशें भी लगा दी थीं। घटनाएं शहर की तब्दीलियों की जिम्मेदार कतई नहीं होती। शहर को बदलना होता है खुद अपनी वजहों से, अपने स्वार्थों व बाह्य प्रभावों के दबावों से, अपनी ही महत्वाकांक्षाओं की प्रतिस्पर्धाओं से। बीत रही सदी के उत्तरार्ध में देश पुराने इतिहास को भूलकर नई सदी की अगुवाई करने को लालायित था। उत्तर आधुनिकता, भूमंडलीकरण, बाजारवाद, विकास आदि जैसे शब्द अपनी तमाम नवीनताओं और आविष्कारों के साथ परंपराओं व संस्कृति की सोंधी मिट्टी में अखुराने लगे थे। कॉफ़ी हाउस की उस पौराणिक व लोकप्रिय संस्कृति में भी काफ़ी रद्दोबदल होने का दौर था। कॉफ़ी हाउस का पुराना वजूद वहाँ से गायब था। उन मटमैली दीवारों की तोड़ फोड़ करके उन्हें कपड़ों के नए शोरूम में तब्दील किया जा रहा था। फिलहाल शटर बंद था, जिस पर एक गत्ते पर लिखी सूचना टंगी थी, अब ये कॉफ़ी हाउस माता मंदिर पर चला गया है। अब सुनिए कहानी का दूसरा दृश्यपटल, कॉफ़ी हाउस का दरबदर हो जाना और लड़की के सपने। जब वो सीधी सादी लड़की, जो देश अनुरागी नामक अधेड़ वामपंथी क्रांतिकारी कवि की अंतरंग मित्र थी, जो दिल समेत अपना सब कुछ हार कर अपने क्रांतिकारी दोस्त बनाम प्रेमी को जीतते देखना चाहती थी, जिसके हृदय परिवर्तन यानी समाज के लिए कुछ कर गुजरने वाला जज्बा और आधुनिक विचारधारा में दीक्षित होने का दौर चल रहा था, और जिसका नाम सविता रानी था, अपनी पुरानी मोपेड पर बैठ कॉफ़ी हाउस आई तो बंद शटर पर सूचना को देखकर उसे एक अभूतपूर्व धक्का लगा, मानो सब कुछ अचानक लुट गया हो। वो धड़धड़ाती हुई नए पते पर पहुंची, जहां एक खाली बड़े कमरे में रिनोवेशन का काम चल रहा था। वो कुछ सकुचाती हुई भीतर चली गई। उसे देखकर पहले तो कारीगर चौंके, फिर एक ने पूछा, क्या बात है मैडम जी? कुछ नहीं, बस यही पूछना था कि ये वही कॉफ़ी हाउस है ना, न्यू मार्केट वाला? जी हाँ, वही है। यहाँ शिफ्ट हो गया है, लेकिन अभी ये शुरू नहीं हुआ है। अभी कुछ दिन फर्नीचर वगैरह का काम होगा, करीब 1 महीना लग जाएगा। वहाँ कुर्सी पर बैठे एक पढ़े लिखे से दिखने वाले आदमी ने कहा। कॉफ़ी हाउस में जो लोग आते थे बैठने, वो कहाँ गए? अचानक लड़की के मुंह से मन का एक हिस्सा फिसल कर जुबान से बाहर आ गिरा। कुछ देर मजदूर एक दूसरे की तरफ देखते रहे और फिर हंसने लगे। एक ने सिरफिरी का इशारा किया। एक बार फिर हंसी का गुबार फूटा। वो घबरा कर बाहर आ गई। कुछ देर वो आसपास बहराई सी पूछताछ करती रही। फिर बरामदे में एक खंभे के पास खड़े होकर उसने अपने गुरु देश अनुरागी जी को फ़ोन लगाया, और फिर एक के बाद एक कई फ़ोन लगाए, पर उत्तर हर बार एक ही मिला, पहुंच के बाहर। उस दिन लड़की को पहली बार पता चला कि कभी कभी विचारधाराएं और आदर्श भी यूं अचानक पहुंच के बाहर हो जाया करते हैं। अब वो बावली सी सामने की बहती हुई सड़क के अनवरत वाहन देख रही थी। वैसी ही सड़कें, वैसे ही अपरिचित चेहरे, रोज की तरह भीड़, दुकानें, सब, लेकिन तो भी सब उजाड़ सा क्यों लग रहा था? उसने अपने बैग की उन किताबों के बीच रखे रजिस्टर को देखा, जिसमें उसके शोध प्रबंध कम्युनिज्म एक स्त्री की दृष्टि से के कुछ नोट्स लिखे थे। बीच बीच में सर की हैंडराइटिंग में कुछ टिप्पणियाँ भी। उसने एक मर्तबा अपने पूरे शरीर को देखा। उसे लगा वो भरे बाजार में निर्वस्त्र है। उसकी आंखें अब भी कुछ खोज रही थीं, उम्मीद सा कुछ। जब्बार साहब को कॉफ़ी हाउस गए 1 माह के करीब हो चुका था। उन्हें मित्र मंडली की बेतरह याद आने लगी। पिछले दिनों इस कदर हालातों के तूफान आए कि उसमें मानो सब मिट पुछ गया हो। अब फिर से एक बार कोशिश, लेकिन हालात अब भी सामान्य नहीं हुए थे। सच तो ये था कि बाबरी मस्जिद की घटना अपने पीछे एक नफ़रत की दीवार खड़ी कर गई थी। सब जगह अफरा तफरी का माहौल हो गया था। सब खुद को अपने अपने इलाकों में महफूज मान रहे थे। सो घर वालों ने जब्बार साहब से साफ मना कर दिया था कि आप घर से बाहर नहीं जाएंगे, और उधर नए भोपाल के जानिब तो देखेंगे भी नहीं। जब्बार साहब बड़ी मुश्किल में थे कि अब क्या किया जाए कि खुदा ने उनकी मन्नत सुन ली। हुआ ये कि अभी उन्हें बैंक से एक ख़त मिला था कि फ़ला तारीख तक पेश हों। देखते ही वो जान गए कि बैंक वाले उनके ज़िंदा होने के सबूत बतौर उन्हें देखना चाहते हैं, ताकि पेंशन जारी रखी जाए। ये एक बढ़िया बहाना था कॉफ़ी हाउस जाने का, क्योंकि बैंक उसी इलाके में था।
घर वालों को जैसे तैसे मना और ये यकीन दिला कि दिन की रोशनी में और 2 घंटे में ही लौट आएंगे। किशमिशी रंग की पीतल के बटन लगी शेरवानी और लखनवी झक सफ़ेद पायजामा पहन वो घर से निकले। सोच कर चले थे कि आज बस से नहीं ऑटो से जाएंगे। बस का सब्र कौन करे। मिठाई लाल और बीके भी आ चुके होंगे। कितने तो किस्से इकट्ठा हो चुके हैं जहन में। कुलबुला छटपटा रहे हैं बाहर निकलने को। ऑटो ने उन्हें मृगनैनी एम्पोरियम, जो पुराने कॉफ़ी हाउस के करीब ही था, पर उतार दिया और चला गया। उनके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। उन्हें न जाने ऐसा क्यों लगा जैसे धड़कनें बिल्कुल वही थीं जैसी पहली मर्तबा सेज पर जो बीवी से मुलाकात के लिए जा रहे थे। उन्हें लगा कि वो शायद कॉफ़ी हाउस का रास्ता भूल गए हैं। 1 माह हो गया है और बुढ़ापा तो है ही, लेकिन जब कॉफ़ी हाउस के आसपास की दुकानें देखीं जो मुकम्मल थीं और वैसे ही जगमग जगमग हो रही थीं, जबकि कॉफ़ी हाउस का वहाँ नामो निशान मिट चुका था। कॉफ़ी हाउस के भीतर से ठक ठक की आवाज़ें लगातार आ रही थीं। उन्होंने भीतर झांक कर देखा। वो दुनिया जहाँ उनकी सांसें अपने होने का यकीन पाती थीं वो उजड़ चुकी थी। जिन कुर्सी मेज़ों पर वो बैठ बिंदास गप बतौले किया करते थे वो उल्टी सीधी एक दूसरे पर गिरी पड़ी हुई थीं। खिड़की पर झूलते पीले किनारे वाले जिन गाढ़े हरे पर्दों में से झांक कर वो बाहर मौसम का मिजाज देखा करते थे वो गायब थे, और खिड़कियों में से रोशनी निहायत बेशर्मी से फर्शियों पर पसरी हुई थी। जहाँ ठहाके गूंजते थे वहाँ छेनी हथौड़ों की कर्कश आवाज़ें गूंज रही थीं। नया शोरूम खुलने की ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही थीं। उन्हें लगा वो अचानक पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। दरअसल कॉफ़ी हाउस का उस जगह होना इतना शाश्वत और कालजयी था कि यह घटना तो एक डरावना ख्वाब ही थी। अचानक और इतनी फुर्ती से दुनिया बदल जाएगी, ये तो उन्होंने ख्वाब में भी ना सोचा था। आसपास की दुकानें अचानक इतनी जगमगाने लगी थीं कि उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि उनका चमचमाता पारदर्शी दरवाज़ा खोलकर वे कॉफ़ी हाउस के बारे में पूछने जाएं। तब उन्हें एक ही उपाय सूझा। वे अपने वही पुराने और पसंदीदा बनारसी पान भंडार की ओर बढ़ने लगे। सोचते जा रहे थे कि पान भंडार पर खड़ा वो लड़का पहलवान जब उन्हें देखेगा तो खूब खुश होगा। पूछेगा कि अंकल इतने दिनों से क्यों नहीं आए। पान भंडार आ चुका था और वहाँ हमेशा की तरह भीड़ का एक गुच्छा खड़ा बतिया रहा था। उसी में से निकलकर वो दुकान के करीब पहुँच गए। अरे भाई पहलवान, कैसे हो बेटा, ज़रा एक बात पूछनी थी। उन्होंने पान लगाते हुए युवक से अपनी इसी पुरानी आत्मीयता से पूछा। उसने फुर्ती से पान लगाना जारी रखते हुए कहा, टाइम नहीं है अभी, वो पुलिस वाला खड़ा है, उससे पूछ लो। कहकर वो फिर पान लगाने में मशगूल हो गया। तुमने शायद पहचाना नहीं मुझे, मैं तुम्हारी दुकान से रोज़ पान खाता था बेटा। अरे तो बाबा, यहाँ तो 50 आते हैं पान खाने, किस किस को याद रखेंगे। उसका जवाब सुनकर जब्बार साहब का भरोसा पक्का हो गया कि आदमी ये वही है, बस वक्त बदल गया है। हाँ पूछो बाबा, क्या बात है, वहाँ खड़े एक ग्राहक ने पूछा। बेटा, वो वहाँ मृगनैनी के बाजू कॉफ़ी हाउस हुआ करता था, अब वहाँ नहीं है, या शायद कहीं और था, हम ही भूल रहे हैं, जब्बार साहब ने कहा। अच्छा, उस न्यू मार्केट वाले कॉफ़ी हाउस के बारे में कह रहे हैं आप, ग्राहक ने कहा। वो तो बाबा माता मंदिर के पास चला गया। लेकिन क्यों? चले तो आदमी जाते हैं, दुकानें तो मियाँ हमने कभी अपनी जगह से जाती नहीं देखी। जब्बार साहब के कांपते शब्द आखिरकार जुबान से बाहर आ ही गए। वहाँ खड़े लोग एक दूसरे की ओर कनखियों से देखकर मुस्कुराने लगे। हमारा मतलब यहाँ इतना अच्छा तो चलता था, उन्होंने वाक्य संशोधित किया। हाँ सही है, लेकिन सुनते हैं कि उसके मालिकों का कहना था कि गप्पबाजों के टाइम पास करने का अड्डा बन गया था, उनको नुकसान उठाना पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने न सिर्फ जगह बल्कि अपने सब नामाकूल कर्मचारी भी बदल दिए हैं। मतलब मद्रासी बैरे बालू का रोज़गार भी? बेटों की तरह ख्याल रखता था वो। जब्बार साहब मुंह खोले इस अविश्वसनीय घटना को सुन रहे थे। आप जाना चाहते हैं कॉफ़ी हाउस? चलिए मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, बैठ जाइए गाड़ी में, एक भले आदमी ने कहा। जब्बार साहब यंत्रवश से कार की अगली सीट पर बैठ गए। साफ चौड़ी सड़क से होते हुए कार एक भव्य सी 1 मंजिला बिल्डिंग के पास जाकर रुक गई। अंकल, यही है नया कॉफ़ी हाउस, उसने कहा। जब्बार साहब गाड़ी से उतर गए। शुक्रिया जनाब, उन्होंने बहुत धीरे से कहा।
इमारत के बाहर सड़क किनारे खड़ी 3-4 बड़ी बड़ी गाड़ियों को पार करते खान साहब इस नई जगमग दुकान की 4 सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। द्वार पुराने कॉफ़ी हाउस के द्वार की तरह खोलते बंद करते में चर चर करने वाला नहीं, बल्कि चमचमाते शीशे का था, जिसमें से भीतर बैठे फैशनेबल लोग बैठे खाते पीते दिखाई दे रहे थे। वो उसमें अपनी मेज़ ढूंढने लगे। उन्हें झांकते देख कॉफ़ी हाउस का एक वर्दीधारी कर्मचारी बाहर आया। क्या बात है बाबा, अंदर आना है क्या? हाँ, न जाने कैसे जब्बार साहब के मुंह से निकल गया। उसने दरवाज़ा खोल दिया और जब्बार साहब उस नए कॉफ़ी हाउस के अंदर दाखिल हो गए। वो एक विशाल हॉल था, जिसमें गोल मेज़ें सुंदर मेज़पोशों और फूलदानों से सजी हुई थीं। बैकग्राउंड में वाद्य यंत्रों की मधुर धुनें गूंज रही थीं। कुछ चमचमाते चेहरे वाले पुरुष स्त्रियां वहां बैठे खा पी रहे थे और धीरे धीरे बातें कर रहे थे। वो घबराए से इधर उधर देखने लगे। उन्हें लगा अभी कहीं से कोई आवाज़ उठेगी। अमा खां साहब, वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? इधर तशरीफ़ ले आइए। लेकिन वहाँ सब अपरिचित चेहरे थे। न बहरा बिल्लू, न किशोर बाबू, न बीके, न मिठाई लाल, न देश अनुरागी साहब। जब्बार साहब वहाँ से बाहर आ गए और फुटपाथ पर चलते हुए वापस लौटने लगे। रात इतनी गाढ़ी भी न हुई थी कि सड़कें इस कदर सुनसान और मनहूस हो जाती, बल्कि लग रहा था मानो इन पर सदियों से यूं ही सन्नाटे और अंधेरे तारी हों। उन खौफनाक अंधेरों और मनहूस खामोशी में सिर्फ जब्बार साहब के कदमों और छड़ी की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। लेकिन फ़िलहाल उनका ध्यान उन आवाज़ों पर नहीं था, बल्कि वो सोच रहे थे कहाँ चले गए होंगे वो सब कॉफ़ी हाउस में बैठने वाले लोग। कौन सा नया ठिकाना ढूंढा होगा उन्होंने? जिन किस्सों और नए तजुर्बात को अपने दोस्तों से बांटने के लिए वो मरे जा रहे थे, अब उन्हें किसके सुपुर्द करेंगे? यही सोचते हुए वो छड़ी टेकते व नीची गर्दन किए वापस न्यू मार्केट के जानिब लौट रहे थे। जबकि सोचना उन्हें ये चाहिए था कि कर्फ्यू में इतनी रात को वो अब जहांगीराबाद तक जाएंगे कैसे? अभी तो उन्हें पूरा हिंदुस्तान पार करना है। अचानक रोशनी की एक तीखी बौछार उन पर पड़ी। जब तक वो आंखों पर हथेली की छत किए कुछ देख समझ पाते, खर्ची करते हुए एक कश्ती पुलिस जीप वहाँ आकर रुकी। उसमें से 2-3 सशस्त्र पुलिस वाले उतरे, जिनकी छाती पर रक्षा जैकेट थी। वो बिजली की फुर्ती से खान साहब के निकट आए और बिना कुछ पूछे बताए उनकी दोनों बाजू पकड़ ली। वो जब तक कुछ समझ पाते उन्हें धकेल कर जीप में डाल दिया गया। जीप में पहले से 2 और अधेड़ से लोग डरे हुए बैठे थे। अरे बरखुरदार, हमने किया क्या है? हमें क्यों पकड़ा है आप लोगों ने? खान साहब की आवाज़ काँप रही थी, लेकिन पुलिस के सिपाही उन्हें जीप में डाल जीप का दरवाज़ा बंद कर बाहर खड़े कुछ बातचीत कर रहे थे। गुस्सा उनकी आंखों व आवाज़ से फूट रहा था। बताइए ना, हमें क्यों पकड़ा गया है साहब? गुनाह क्या है हमारा? जीप में पहले से बैठे 2 मरे मराए से लोगों से उन्होंने पूछा। यही कि आप मुसलमान हैं? उनमें से एक कैदी ने बहुत दुख से कहा, जिसकी आवाज़ में रोष की कपकपाहट थी। मुसलमान होना कोई गुनाह है क्या बरखुरदार? जी हाँ, इन दिनों इस इलाके में मुसलमान होना गुनाह है, बिल्कुल वैसे जैसे हमारा उस इलाके में हिंदू होना। कहकर वो आदमी चुप हो गया। दूसरे ने बताया कि पुराने भोपाल में स्थित लेडी हॉस्पिटल में उनकी बेटी को बच्चा हुआ है कल। उसे देखकर वो लौट रहा था और उसे पकड़ लिया गया। अंधेरी रात में तीनों संदिग्ध कैदियों को अपने में जानवरों की तरह ठूंस जीप बहराई सी भागी जा रही थी। जीप में आगे बैठे उस पुलिस अधिकारी, गुस्सा जिसकी पोर पोर से छलक रहा था, ने जीप रोकने का आदेश दिया था। ये औचक था। उसके फ़ोन की घंटी बज रही थी। जीप एक लंबी घसीट के बाद चिंगाड़ती हुई सी सड़क किनारे कच्चे में रोक दी गई थी। पुलिस अफसर जीप से उतरकर कुछ दूरी पर फ़ोन से अभी बात कर रहा था। उसके रौबीले चेहरे पर फिक्र व गुस्से की रेखाएं गाढ़ी हो रही थीं। ताज़ा खबर ये थी कि नए भोपाल की एक पुलिस चौकी पर किसी ने बम फोड़े थे और मुख्यमंत्री ने एसपी कलेक्टर को लताड़ा था। उसे तबादला करने की धमकी भी दी थी। पूरे भोपाल को छावनी में तब्दील करने का फरमान जारी कर दिया गया था। रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर तक से पुलिस फोर्स बुला ली गई थी। जीप जब चौकी पहुंची तो खान साहब ने नीचे उतरते हुए उन ठुल्ले सिपाहियों से निहायत शाइस्तगी से पूछा, साहिबों कुछ तो बताइए। हमने कहा ना, हम कोई दहशत गरज नहीं, एक सीधे साधे इंसान हैं। हमारी उम्र का तो लिहाज करिए। मुसलमान ज़रूर हैं, लेकिन है निखालिस हिंदुस्तानी।
उनकी दलील को नज़रअंदाज कर दोनों पुलिस वाले उन तीनों को पकड़कर चौकी में यूँ ले जा रहे थे, घसीटते हुए जैसे किन्हीं गंभीर अपराधियों को ले जा रहे हों। दोनों सिपाही उन लोगों को एक पुरानी दीवारों वाले कमरे में ले गए, जहाँ मुसलसल अंधेरे का कब्जा था। रोशनी के नाम पर छत से पीली उदास रोशनी फेंकता वो लट्टू था, जो लग रहा था कि इस कैद से आज़ाद होने का कब से इंतज़ार कर रहा है। कमरे में पहुंचते ही सिपाहियों ने खान साहब पर लाते घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। बहुत बड़बड़ करता है साले, पेंदे में गू नहीं है, और इतनी रात और कर्फ्यू में क्या नमाज पढ़कर लौट रहा था? हो तो उन हरामखोरों लादेन और सद्दाम की पुश्तें सालों। घूसों को तो सह लिया, लेकिन हरफों के नश्तरों से अपनी पाक रूह को न बचा पाए जब्बार साहब। उन्हें चक्कर आ गया और ज़मीन पर गिर गए। जब उनकी आंखें खुलीं तो अन्य दोनों बूढ़े कैदी उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। खान साहब पट्टियों वाली ज़मीन पर नीचे पड़े हुए थे। उन्होंने मिचमिचाती आंखों से चारों ओर देखा। हमारा झोला कहाँ है बरखुरदार? उसमें हमारी डायरी और फ़ोन रखा था। ले गए वो लोग, उनमें से एक आदमी ने कहा। जब्बार साहब आंखें फाड़े कुछ देर देखते रहे। या अल्लाह, मुसलमान होने की इतनी बड़ी सज़ा! घूंसों से बुजुर्गवार खान साहब की नाक में खून आ गया था, जिसमें से अब भी कुछ कतरे बह रहे थे। उन्होंने उंगली से छुआ तो उंगली लाल रंग से भीज गई। दूसरा कैदी अपनी गमछे से उनके खून को पोंछने लगा तो उन्होंने उसका हाथ हटा दिया। नहीं, मत पोंछिए, रहने दीजिए, शुक्रिया, कहकर वो खून से सनी उंगली को अपलक देखते रहे। अचानक उन्हें याद आई बरसों पहले देखी गई एक हिंदुस्तानी फिल्म, जो देशभक्ति से ऐसे ही भीजी हुई थी। याद आया फिल्म में एक मजहबी खून खराबे के दौरान नायक द्वारा कहा गया वो डायलॉग, देखो खून का रंग तो एक है, क्या हिंदू मुसलमान के खून का रंग अलग होता है? दर्शकों के साथ उन्होंने भी इस डायलॉग पर वाह वाह की थी, खूब तालियां पीटी थी। उन्होंने अपने नए कुर्ते की बाजू से नाक से बहता हुआ खून पोंछ लिया और वो निढाल से दीवार से टिक कर बैठ गए। आज उन्हें पहली मर्तबा ये एहसास हो रहा था कि वो झूठी फिल्में, इतने सालों कॉफ़ी हाउस में की गई गप्पें बतौले, किस्से गोइयाँ और तरक्की पसंद शायरियाँ, देशभक्ति के नारे, नाटक, दोस्त, दरअसल सब बकवास थे। सच्चाई एक कुआं है जहाँ इच्छाएं, बेहतरी के ख्वाब, ज़िंदगी और इंसान पर यकीन जैसे तमाम झूठ कतरा कतरा डूबते जाते हैं और आखिर में बचती है एक गुप्त अंधेरी सीली हुई खामोश हताशा। ये वही डूबने का वक्त था। एक चीखती हुई चुप्पी हवालात के जर्जर कमरे की पुरानी दीवारों, सरियेदार खिड़कियों, दो पल्ले के बंद दरवाज़ों पर असगुनी चमगादड़ों सी उल्टी लटकी हुई थी। लग रहा था जैसे तीनों संदिग्ध कैदियों की उपस्थिति मिलकर किसी मम्मी में तब्दील हो रहे इस युग का मातम मना रही हूँ। कीड़े मकोड़ों और मच्छरों से भरी तमाम रात उस मैली कुचैली दीवार से टिके ज़मीन पर बैठे काटी उन्होंने। अभी तक जिंदगी जितनी भी जी नाटक थी, सच तो जिंदगी का ये है नंगा सच। कॉफ़ी हाउस ने उन्हें किस कदर लावारिस कर दिया, कहीं का न छोड़ा। उस एक रात उनके तमाम भ्रम टूटे। कितनी जिद और शौक़ से रखी थी उन्होंने ये दाढ़ी, नहीं होती तो कमबख्त चेहरे पर तो ना लिखा होता कि मुसलमान हैं। कितना यकीन किया उन कौमी एकता के नारों पर, जिनका सच भुलावे से ज़्यादा कुछ भी न था। नुक्कड़ नाटकों में अपनी जवानी में लगाए गए नारों को दफन होते हुए उन्होंने उसी रात देखा। प्रलेस जलेस की गोष्ठियों में धार्मिक आतंक फैलाने वाले दहशतगर्दों की अच्छे से लानत मलामत पर शर्मिंदगी महसूस की। दक्षिणपंथियों को आड़े हाथों लेने और उनके संकीर्ण व गद्दार कहने वाले लफ्ज़ दिमाग पर हथौड़े से बज रहे थे। घर वालों की समझाइश को न मानने पर अफसोस किया। याद आया कि किस कदर परेशान हो रहे होंगे परिवार वाले। उनकी गुमशुदगी का पूरा गुस्सा वे लोग उनकी बीवी पर उतार रहे होंगे। मुल्क को आज़ाद हुए तो 50 से ज़्यादा साल हो गए हैं, लेकिन हालात तो जरा भी नहीं खिसके। दुश्मनी तो ज्यों की त्यों है। ऐसे नाजुक वक्त में हिंदुओं को और हिंदू और मुसलमानों को निखालिस मुसलमान होते देख रहे थे वो। तमाम दर्शन, नैतिकता और संवेदनशीलता धरी की धरी रह गई और उनके भीतर वो आप्त वचन हिलोरे मारने लगा जो उस पाक किताब में लिखा बताते हैं कि जब तक धरती से एक एक काफिर खत्म ना हो जाए, इस्लाम को मानना फरेब है। ऐसा ही कुछ तो लड़कपन में बताया करते थे उनके दादा मियाँ। सुबह का झुटपुटा फैलने लगा था। चलो
कोई बाहर आया है तुम्हारी जमानत के लिए, सिपाही ने कहा। जब्बार साहब ने उठने की कोशिश की, लेकिन वो उठ नहीं पाए। वो तो भूल ही चुके थे कि नश्तर सिर्फ मन पर ही नहीं चले, बल्कि शरीर भी चोटिल हो गया था। सिपाहियों ने सहारा देकर उन्हें उठाया। पुलिस चौकी के उस कमरे में आकर देखा, कुर्सी पर उनके दोनों बेटे, चचाजाद भाई और मामू के बेटे समेत 6 लोग बैठे थे, जिनमें से 2 हट्टे कट्टे पठानों को वो नहीं जानते थे, जिन्हें उनके रिश्तेदार अपने साथ लाए थे, शायद इस संवेदनशील इलाके में अपनी हिफाजत के लिए। वो उन सबको देखकर आत्मग्लानि से जैसे जमीन में गड़ गए हों। सैर के बहाने अरसे से बोले जा रहे झूठ गोया निर्वस्त्र उनके सामने हाथ बांधे मजबूर खड़े थे। चलो आओ, इन्होंने जमानत ली है तुम्हारी, इंस्पेक्टर ने हिकारत से कहा। और सुनो, अब कॉफ़ी हाउस की तरफ देखना भी मत। जितने भी दिन बचे हैं अल्लाह का नाम लो, अपनी रही सही ज़िंदगी काट लो कायदे से। वो तो हम थे, यदि दिख जाते उन लोगों को तो काट कर फेंक दिया होता श्रीमान। हालात ऐसे ही हैं शहर के अभी। थानाध्यक्ष के चेहरे पर दरिंदगी की छाया फिर दिखने लगी थी। बेहतर जनाब। बेहाल जब्बार साहब के मुंह से जाने कैसे ये नामुमकिन से लफ्ज़ उछल कर बाहर आ गिरे और उनका वजूद कांच की किरचों सा गोया उनकी आंखों के सामने बिखर गया। जब्बार साहब के आते ही उन्हें लेने आए उनके रिश्तेदार उठ गए। शुक्रिया जनाब, बेटे ने लगभग घिघियाते हुए इंस्पेक्टर से कहा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ज़रा इनका ध्यान रखो। बुढ़ापे में दिमाग तो हो ही जाता है ऐसा, और फिर जब आपको पता था कि दिमाग से कमज़ोर हैं तो बाहर निकलने क्यों दिया? चलिए ले जाइए इन्हें और किसी अच्छे डॉक्टर का इलाज कराइए। जब्बार साहब अपराधी भाव से ज़मीन में नज़रें गड़ाए खड़े थे। सहसा उनकी नज़र अपने लिबास पर पड़ी। उनका किशमिशी कलर का इस्त्री किया हुआ पसंदीदा कुर्ता जगह जगह से सिकुड़ और खून से सना था। झक सफ़ेद स्त्री के पजामे में मिट्टी के मटमैले दाग लगे हुए थे। उन्हें अचानक याद आया, छाता कहीं भूल आए हैं। ऐन उसी वक्त उन्हें लगा कि गोया वो इस तमाम कायनात में बिल्कुल तन्हा रह गए हैं। वो घने झक सफ़ेद नरम बादलों के झुंड के बीच में उड़ रहे हैं। उनका हमशक्ल ज़मीन पर चित्त पड़ा हुआ है। उसकी आंखें आकाश में टंगी हैं। मुल्ला उनकी लाश के पास खड़ा हो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन और कुछ रस्मी जुमले बोल रहा है। घर लौटने के लिए होता है, लेकिन हर बार हम उसी घर नहीं लौटते। 21वीं सदी की ललचाऊं सुबह बनाम नई सदी की खुली फिजाएं। पुराने कॉफ़ी हाउस में अब बच्चों के रंग बिरंगी कपड़ों का शोरूम खुल गया है। बनारसी पान भंडार के पास का वो छोटा सा घने बाजार के पीछे दबा सा हनुमान जी का मंदिर अब विशाल मंदिर में परिवर्तित हो गया है। हनुमान जी की विशालकाय मूर्ति और उनके दान पात्रों के आकार भी बढ़ गए हैं। मंदिर के सामने फूल माला वालों, भिखारियों व जेब कतरों की संख्या चौगुनी हो गई है। चमचमाते विशाल मंदिर पर भगवा रंग के झंडे लहराने लगे हैं। शराब के आहते जहाँ तहाँ खुल गए हैं, जहाँ रात देर तक रौनकें टहलती रहती हैं। टेलीफोन एक्सचेंज के वो लाइनमैन, ऑपरेटर, एडीओ जो सुबह सवेरे से टेलीफोन की कंप्लेंट और कनेक्शन जोड़ने की जुगत में लग जाया करते थे, अब खाली बैठे मक्खी मारा करते हैं। शहर के आसपास के दर्शनीय स्थल अब इमारतों से पटने लगे हैं और सड़कें वाहनों से। तमाम तकनीकी सुविधाओं और उपकरणों के आ जाने से विकास और संस्कृति की परछाई बहुत लंबी हो गई है, दूर दराज तक गिरती हैं। परछाई जो उम्मीद है, परछाई जो महत्वाकांक्षा है, परछाई जो नए नवेले प्रयोग हैं, परछाई जो ख्वाब और हताशा भी है। अभी इस चित्रात्मक कहानी में आपने देखा और महसूस किया होगा 70वें दशक के बाद आए अपने देश में क्रमबद्ध राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक बदलाव को। लेखिका वंदना शुक्ल जी ने इस वास्तविकता को जिस सहजता और संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया है, वास्तव में प्रशंसनीय है। मिलते रहेंगे ऐसी ही उत्कृष्ट हिंदी साहित्य की रचनाओं के साथ। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।